बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, व्हाई स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, यूज़ प्रेशराइज्ड एयर, और तीसरा वो कौन से फैक्टर हैं जो गैसेस एक्सचेंज को हेल्प आउट करते हैं विद इन द लंग्स। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ भी चुके हैं। तो पहला है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक हो गया। सबसे पहले सिंड्रोम के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। यानी ये सिंगल डिजीज़ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है, इसको सिंड्रोम कहा जाता है। अगर डिजीज़ का कॉम्बिनेशन वो सिंड्रोम कहलाता है, अगर एक बीमारी वो सिंपल डिजीज़ कहलाती है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेशन से, डिस्ट्रेस और इस डिजीज़ के कॉम्बिनेशन की वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो RDS का लफ्ज़ी मतलब तो ये है कि ऐसा सिंड्रोम जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे आए तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता किन ख़ासतौर पर ये बच्चों में होता है और किन बच्चों में होता है ये भी याद रखेंगे। इन प्री मेच्योर इन्फेंट, अब इन्फेंट कहते हैं 1 से 2 साल के बच्चे को, जो बच्चा पैदा होते हैं उसे हम कहते हैं न्यू बॉर्न। फिर वो 1 से 2 साल तक का बच्चा जो होता है वो इन्फेंट कहलाते हैं। प्री मेच्योर से मुराद क्या है कि उस बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश हो चुकी हो। आम तौर पे वक्त से पहले से क्या मुराद है कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो तकरीबन 9 महीने 10 दिन के प्रेगनेंसी के बाद पैदा होता है। 9 महीने 10 दिन से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए, जैसे 8वें महीने के बाद हो जाए, 7वें महीने के बाद हो जाए, 6ठे महीने के बाद हो जाए, तो वो प्री मेच्योर इन्फेंट कहलाते हैं। तो इसमें आमतौर पे वो बच्चे ज़्यादातर इस बीमारी का शिकार होते हैं जिनका जो गेस्टेशन पीरियड है, अच्छा गेस्टेशन का मतलब प्रेगनेंसी है कि वो टाइम है जिसमें माँ के पेट में बच्चा टाइम जो गुजारता है वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। अगर वो 7 महीने से कम हो, लेस देन 7 मंथ, टोटल कितना है 9 महीने 10 दिन या 280 डेज, 280 दिन आप लगा लें। अगर ये गेस्टेशन पीरियड जो प्रेगनेंसी का पीरियड वो 7 महीने से कम हो तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं उन बच्चों के अंदर। अच्छा, इसका एब्रीवेशन भी याद रखना है, RDS, ठीक हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये उन इन्फेंट में होता है जो प्रीमेच्योर होते हैं, ज़्यादातर कॉमनली उनको इफेक्टेड करता है, और ख़ास तौर पे उन बच्चों को ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है फॉर इन्फेंट उन बच्चों को विद गेस्टेशन एज ऑफ लेस देन 7 मंथ, जिनकी प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो 7 महीने से कम है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हमारे एल्वियोलाइज हैं उनको इस तरह स्वोलन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर गैप होगा तो हवा इंटर हो सकती है, हवा इंटर हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी तो इनकी ये होनी चाहिए। दूसरी एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के अंदर, और मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूँगा कि इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने जो तीसरा या चौथा लेक्चर था, आई थिंक तीसरा लेक्चर था इसी चैप्टर का, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसिस को डिस्कस किया था, तो वो प्रॉपर्टीज अगर आप पढ़ें तो इसमें 3-4 जो पॉइंट हैं वो फिर आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले एल्वियोलाई आमतौर पर इस तरह स्वोलन होती, और रेस्पिरेटरी सर्फेस की एक प्रॉपर्टी ये पड़ी थी कि उसकी जो सरफेस होती है वो वेट होती है, क्योंकि एल्वियोलाई की जो सरफेस है उसके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होना होता है। यानी यहाँ ऐसे ब्लड आएगा तो यहाँ हवा आएगी और यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो वो रेस्पिरेटरी सरफेस बेस्ट होती है जो मॉइस्ट होती है, तो इस वजह से इस सरफेस को मॉइस्ट रखा जाता है। अच्छा, मॉइस्ट सरफेसेस अगर बहुत बारीक हों तो बाद दफ़ा ये जो वाटर के मालिक्यूल हैं उनमें सरफेस टेंशन होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करके, यानी ये दोनों ये वाली वेट सरफेस और ये वाली जो वेट सरफेस है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। अगर ये अट्रैक्शन हो जाए, इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, कि 2 सरफेस के दरमियान खिंचाव आ गया, तो ये एल्वियोलाई इस तरह कोलैप्स कर जाएगी, बजाय गोल होने की ये इस तरह कोलैप्स कर जाए। अब जब ये कोलैप्स करेंगे तो जाहिर बात है कि हवा पहले ज़्यादा आनी थी, अब हवा बहुत कम इसके अंदर इंटर हो गया, इंटर ही नहीं होगी। तो जब हवा ही इंटर नहीं होगी तो गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो डेथ होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो लिक्विड है इसके ऊपर कुछ सर्फेक्टेंट को रिलीज़ किया जाता है।
सर्फेक्टेंट का फंक्शन है जो रिड्यूस करेगा सरफेस टेंशन को। तो ये इस फ्लूइड के ऊपर सिक्रीट होते, जो फ्लूइड रिलीज हुआ था ताकि गैसियस एक्सचेंज अच्छे अंदाज में हो, इनके दरमियान में जो सरफेसेस के दरमियान में सरफेस टेंशन है उसको वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स नहीं करती। जब हमारे पास एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करेंगे, अगर ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस ना हो तो एल्वियोलाई जो लंग्स के हैं वो कोलैप्स करना शुरू कर देंगे ऐसे। तो चूंकि लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं लंग्स ही कोलैप्स कर जाएंगे, लंग्स ही ऐसे पिचक जाएंगे। अगर वो पिचक गए तो फिर हमारे लिए सांस को अंदर ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनके जो लंग्स की कोलैप्सिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। वजह क्या है कि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होते। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता किस वजह से? दिस अकर ड्यू टू इनफ सर्फेक्टेंट आर नॉट प्रोड्यूस। अभी इन सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या, पहले हम ये सर्फेक्टेंट का फंक्शन पढ़ लेते हैं कि सर्फेक्टेंट आर मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन के कंपोजिशन याद रखेंगे क्योंकि कंपोजिशन काफी दफा बोर्ड के पेपर में पूछी जा चुकी है। सर्फेक्टेंट आर मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय एल्वियोलर एपिथेलियम। इसको एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं वो सिक्रेट करती हैं, विच फॉर्म अ लेयर। और ये सर्फेक्टेंट जब एल्वियोलाई के अंदर आते हैं तो उस फ्लूइड के ऊपर ये एक लेयर बना देते हैं विद इन द एल्वियोलाई, ठीक है, जो एल्वियोलाई के अंदर मौजूद है, टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। तो फिर इस का काम क्या होगा कि ये सरफेस टेंशन को, जो सरफेस से आपस में एक दूसरे को खींचेंगी, उसको कम कर देते हैं। तो जाहिर बात है जब ये कम होंगे तो ऑटोमेटिकली इसके कोलैप्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होते टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ लंग्स टू कोलैप्स, तो जो आप कह सकते हैं कि अगर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो लंग्स की जो टेंडेंसी थी कोलैप्स होने की, जिसको कम होना चाहिए था, वो नहीं होती। ठीक है, यानी वो बढ़ जाती है। सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या है कि इन्होंने टेंडेंसी ऑफ लंग्स को कोलैप्स होने से बचाना है। लेकिन अगर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होते तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, तो उनकी जो प्रिवेंशन की टेंडेंसी है कोलैप्सिंग से वो कम हो जाएगी कि वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे कोलैप्सिंग से। तो इस वजह से फिर जाहिर बात है जब लंग्स कोलैप्स कर गए तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो आना शुरू होंगे। ठीक हो गया, तो ये एक छोटा सा बॉक्स आपकी बुक में दिया गया है, तो उसमें ये बहुत, और इस चैप्टर का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में ये पूछा गया। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि वाई स्कूबा डाइवर्स यूजेस प्रेशराइज्ड, कि जो स्कूबा डाइवर्स है वो प्रेशराइज्ड एयर क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखना यह है कि स्कूबा डाइवर्स होते हैं कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जब वो समंदर में गोता लगाते हैं उनके पीछे एक बड़ा सा सिलेंडर लगा होता है। ठीक है, तो वो डाइविंग का मतलब है गोता लगाना। तो जब एक गोताखोर गोता लगाता है पानी के अंदर तो वो सिलेंडर में आमतौर पे जो हवा है वो प्रेशराइज्ड एयर क्यों इस्तेमाल कर, उसकी क्या वजह है। अच्छा, लास्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल होगा। हमेशा गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के ज़रिए से, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। ठीक है, जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे जो लंग्स है वो एक्सपेंड कर जाते हैं। एक्सपेंड क्यों करते हैं? हमारा जो डायाफ्राम है वो लेस्डोम शेप हो जाते हैं और हमारी रिब्स एलिवेटेड ऊपर की तरफ आ जाती है, तो जिससे लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए जगह मिल जाती है, लंग एक्सपेंड हो जाते हैं, लंग्स में वैक्यूम क्रिएट होता है, और लंग्स में वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर प्रेशर वैक्यूम क्रिएट हो चुका, वैक्यूम का मतलब कि प्रेशर कम हो गया तो बाहर की हवा अंदर आ जाती है। ठीक हो गया, फिर एक्सपायरेशन कैसे होती है? हमारी जो रिब्स हैं वो सेटल डाउन होती हैं और जो डायाफ्राम है वो डोम शेप होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारी जो लंग्स पे प्रेशर आता है, जब हवा का प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो हवा बाहर आ जाए, ये एक्सपायरेशन होती है। अच्छा, स्कूबा डाइवर जब जो ही गोता लगाते हैं, पहली बात के एज स्कूबा डाइवर्स डिसेंड इन द सी, के जो ही वो समंदर में उतरते हैं, ठीक हो गया, तो जो बहुत ज़्यादा पानी है वो उनके सीने को के ऊपर भी प्रेशर डालता है। अब जब उनके सीने के ऊपर पानी ने प्रेशर डाला तो रिब्स ने जो ऊपर की तरफ आना था तो वो ऊपर की तरफ आ नहीं पाती। जाहिर बात है जब ऊपर की तरफ नहीं आएंगे लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जब लंग्स एक्सपेंड ही नहीं हो गया तो अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, तो हवा जो अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लेके जाते तो वो कभी भी अंदर नहीं जाती। वजह क्या है? अंदर प्रेशर कम ही नहीं हुआ, कम होगा तो बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर की हवा अंदर ही आएगी। ठीक है, तो फिर इस वजह से जितने भी सी डाइवर थे वो प्रेशराइज्ड हवा इस्तेमाल करते हैं कि फिर हवा को ज़बरदस्ती भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट तो पॉसिबल नहीं हो रही,
क्योंकि प्रेशर अंदर ज़्यादा है। बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता जैसे नॉर्मल प्रेशर था तो वो तो उसकी हवा तो कभी भी अंदर ना जाती, तो फिर हमेशा उसकी हवा का प्रेशर बढ़ाया जाता है जो सिलेंडर में हवा होती है, ताकि बाहर जब प्रेशर ज़्यादा होगा अंदर प्रेशर कम होगा, फिर ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि हवा अंदर जाएगी। तो इस वजह से सिलेंडर में इतना ज़्यादा प्रेशर हवा का रखा जाता है कि जो हमारे एक्सपेंशन कम होने की वजह से अंदर लंग्स के प्रेशर बढ़ा है, हमेशा सिलेंडर का जो एयर का प्रेशर उससे ज़्यादा होना चाहिए, फिर हवा अंदर जाएगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से द प्रेशर ऑफ वाटर कि जो ही स्कूबा डाइवर समंदर में नीचे उतरता है, द प्रेशर ऑफ वाटर जो पानी का प्रेशर होता है ऑन हिज बॉडी प्रिवेंट्स नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, कि वो लंग्स को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होने देता, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर अंदर कम नहीं होता। टू कंपनसेट, फिर हम इस कमी को कैसे पूरा करेंगे, क्या द डाइवर्स ब्रेथ प्रेशराइज्ड एयर, तो हमेशा वो प्रेशराइज्ड एयर इस्तेमाल करते हैं कि सिलेंडर की हवा का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा, जिससे विच हैज़ ग्रेटर प्रेशर देन सी लेवल एयर प्रेशर, जो समंदर में डाइवर्स ने गोता लगाया है, अब उसके जो लंग्स के अंदर प्रेशर है तो हमेशा सिलेंडर से आने वाली हवा का प्रेशर उससे ज़्यादा होगा, तब वो अंदर है, क्योंकि हाई से लो की तरफ जाएगी। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जब गोता लगाया जाता है कि लंग्स में प्रेशर आम हालात से ज़्यादा रहता है, इस वजह से जो सिलेंडर है उसमें उस एयर प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर वाली हवा इस्तेमाल की जाती है, ताकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आसानी से चली जाए। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आता है कि वाई स्कूबा डाइवर्स यूजेस प्रेशराइज, तो ये भी बॉक्स है बुक के अंदर, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज से क्या मुराद है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज से मुराद ये है कि हमारे पास जो लंग्स में ऑक्सीजन आई है वो टिश्यू तक पहुंच जाए, और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है वो लंग्स तक आ जाए। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज से मुराद के। सबसे पहले हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो हमारे लंग्स में मौजूद हैं, जिनकी वजह से गैशियस एक्सचेंज में आसानी होती है। गैशियस एक्सचेंज से क्या मुराद है कि हवा से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में आए और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हवा में आए, तो फैक्टर फैसिलिटेट द गैशियस एक्सचेंज। तो हमने उन फैक्टर को डिस्कस करना है जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आए जिसने बाहर जाना होता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, कि जब भी ऑक्सीजन ने जाना है ब्लड के अंदर, एंड रिलीज ऑफ कार्बन, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ने आना है ब्लड, और वो ब्लड किससे पास कर रहा होगा, कैपिलरी से पास कर रहा होगा, इज ब्रॉट अबाउट फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इसमें हेल्प आउट करें। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की बात करें तो ये लाजमी मेंटेन होना चाहिए, डिफरेंस इसका लाजमी मेंटेन होना चाहिए। इसके डिफरेंस से क्या मुराद है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये ब्लड है और ये एल्वुलाई है, ठीक हो गया, यहाँ नई हवा आई, इसमें ऑक्सीजन हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और ब्लड में ऑक्सीजन हमेशा कम होनी चाहिए, तब जाके ऑक्सीजन एयर से ब्लड में, क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। और दूसरी चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड ने चूँकि हवा में जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में ज़्यादा होना चाहिए और हवा में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड आएगी एयर के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों एक ही लेवल पे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा गैसियस एक्सचेंज करना, क्योंकि हमेशा हाई से लो की तरफ गैसियस एक्सचेंज होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में उस वक्त होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में उस वक्त होगी ड्यू टू पार्शियल डिफरेंस ऑफ गैसेज, जब इन दोनों का पार्शियल डिफरेंस हो। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ब्लड में ज़्यादा होना चाहिए और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हवा में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं थिन लेयर्स ऑफ ब्लड की, इससे क्या मुराद है? सपोज इसी को हम ले लें, अगर हमारे पास ब्लड की ब्लड वेसल होती बड़ी, तो एक ही जगह से काफ़ी सारे ब्लड सेल्स गुजर रहे होते। इस कंडीशन में मे भी पॉसिबल है जब एक ही जगह से काफ़ी सारे लोग गुजर रहे हों, हो सकता है किसी को चीज़ ना मिले, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर सपोज एक दुकान से कोई चीज़ मिल रही है और उस पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे आ जाए, तो फिर हो सकता है कि एक शख्स ऐसा हो
उसको चीज़ ना मिले, बल्कि कुछ को चीज़ ना मिले, कुछ को मिल जाए, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो सकती। हो सकता है एक को 2-3 दफ़ा मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर ब्लड कैपिलरीज बारीक इतनी होती हैं हमारे लंग्स में कि जो रेड ब्लड सेल है वो भी इस तरह लाइन बना के गुजरते हैं ऐसे। अब इस कंडीशन में हर सेल की पॉसिबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन ले सकता है, हर सेल की पॉसिबिलिटी। तो यही बात लिखी हुई है कि गैसियस एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए जब उन कैपिलरीज जो एल्वियोलाई के सराउंडिंग में मौजूद हैं उसमें ब्लड आता है, तो वो इतनी बारीक लेयर्स में मूव करता है कि हर सेल आसानी से ऑक्सीजन एयर से ले सकता है। तो थिन लेयर ऑफ ब्लड से मुराद यही, ब्लड विद इन कैपिलरी नेटवर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू एक्सट्रीमली थिन लेयर्स, कि जो ब्लड वेसल जो कैपिलरी नेटवर्क जो मौजूद है एल्वियोलाई के इर्द गिर्द, उसमें बहुत ही थिन लेयर्स के अंदर मौजूद है, देयरफॉर एक्सपोज टू लार्ज एल्वियोलर सरफेस। इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा ब्लड ज़्यादा एल्वियोलाई की सरफेस के करीब से गुजरता है। ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि अगर सपोज कुछ मालिक्यूल, कुछ ब्लड सेल यहाँ होते, तो ये वाले जो ब्लड सेल हैं ये एल्वियोलर सरफेस के साथ से नहीं गुजरते। तो एल्वियोलर सरफेसेस से मुराद कि इसकी जो सरफेस है, अब ब्लड चूँकि लाइन बना के गुजरता है, इस वजह से हर मालिक्यूल इस एल्वियोलर सरफेस के सामने एक्सपोज होता है। तो ब्लड का ज़्यादा हिस्सा एल्वियोलर सरफेस के साथ टकरा के चलता है, तो इससे गैसियस एक्सचेंज होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अच्छा, उसके बाद थिन रेस्पिरेटरी सरफेस, एयर से ऑक्सीजन ने एल्वियोलर एपिथेलियम को क्रॉस करना है, ब्लड कैपिलरी की दीवार को क्रॉस करना है, फिर ब्लड में आना है। अगर ये दोनों दीवारें मोटी हों, एल्वियोलर मेम्ब्रेन भी मोटी हो और ये ब्लड कैपिलरीज की जो दीवार है वो भी मोटी हो, तो फिर डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो सरफेसेस जिसके ज़रिए से डिफ्यूजन होना है वो हमेशा बारीक होती हैं। तो यही बात लिखी है, ब्लड इन द लंग्स इज सेपरेटेड बाई एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज एंड एल्वियोलाइज। तो ब्लड हवा से अलहदा होता है थिन मेम्ब्रेन्स के जरिए से, यानी एक बारीक सी दीवार एल्वियोलाई की है और एक बारीक सी दीवार ब्लड वेसल की है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि डिफ्यूजन आसानी से होगी। तो ये 3 फैक्टर हैं, एक तो गैसेस का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, दूसरा ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा एल्वियोलर वॉल के साथ से गुजरना चाहिए, वो उसी वक्त पॉसिबल है जब लाइन बना के जाएगा, और तीसरी बात इन दोनों के दरमियान में जो दीवार, हवा और ब्लड के दरमियान में जो दीवारें हैं वो बहुत बारीक होनी चाहिए ताकि डिफ्यूजन थोड़ा सा आसान हो। तो ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड है और एयर के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज है वो बहुत अच्छे अंदाज में होता है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।